हेलो एवरीवन। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो करते स्टार्ट। आज पढ़ेंगे अपन रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और दूसरा अपन पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, ये वाला टॉपिक। तो पहले पढ़ते हैं रीजन, छोटे से रीजन है बच्चों। सप्लाई बढ़ने का रीजन क्या है? देखो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। तो कैसे बढ़ पाती है सप्लाई? क्या रीज़न है सप्लाई बढ़ने का? तो सप्लाई बढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि जब मार्केट में प्राइस बढ़ती है और लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट, तब वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर तो क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है सप्लाई बढ़ाने के लिए ज़्यादा माल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? सप्लाई कैसे बढ़ती है? सप्लाई समझते हो ना क्या होता है? अपने पास रखा हुआ माल, वो रखा हुआ माल और कैसे बढ़ता है? रखा हुआ माल भी वो जिसे हम लोग मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते हैं। सुन लिया होश में सारे बच्चे? रखा हुआ माल कौन सा? जिसे हम मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं। सुन लिया तुमने? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, इसे बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। अब सप्लाई बढ़ती कैसे? सप्लाई बढ़ती है, पहला प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाना ना, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अरे बोलो ना भाई, मुंह में सोने चांदी हीरे मोती लेके बैठे हो क्या? कुछ है मुंह में? कुछ है? हाँ, सोने वाला है कि गिर जाएगा? नहीं ना, तो बोलो ना। प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। हाँ आओ, इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है क्या? प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। हाँ। दूसरा, सेलर जिसके पास स्टॉक था माल जो बेचना नहीं चाहता था, अब प्राइस बढ़ने पे वो माल भी निकाल देगा बेचने के लिए। ठीक है? तो और स्टॉक लेकर आ जाएगा। ठीक है? जो उसके पास माल पड़ा है, जिसको बेचना नहीं चाहता था। अब तीसरा और आखिरी, न्यू फर्म्स एंटर इनटू द मार्केट। देखो बच्चों, पहला लिखा है सेलर रेडी टू ऑफर हिज होल स्टॉक। सेलर पुराना माल बेचने को तैयार हो जाएगा जिसको अभी वो बेचना नहीं चाहता था, अभी नहीं बेचना चाहता था कम प्राइस पे। तो प्राइस बढ़ते हुए क्या करेगा, जो माल बेचना नहीं चाहता था वो भी बेचने के लिए निकाल देगा। सुन लिया? होल स्टॉक, सेलर रेडी टू सेल होल स्टॉक। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो ये दो पॉइंट तो बड़ा सिंपल है। अब ये भी सिंपल है क्या? नई फर्म आ जाएगी मार्केट में, वो देखेगी यार इस काम में तो प्रॉफिट हो रहा है, तो नई फर्म आ जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आता है? प्राइस बढ़ने से जब फायदा होगा अच्छा खासा, किसी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में बढ़ गई, अब फायदा हो रहा है इसमें, ठीक है, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा। सेलर के पास जो ओल्ड स्टॉक पड़ा था वो भी रेडी हो जाएगा बेचने के लिए, जिसको पहले रेडी नहीं था। ठीक है? और नई फर्म मार्केट में एंटर हो जाएगी। मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा डिटेल। ठीक है? इसके बारे में समझाना है क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बारे में नहीं ना। प्रोडक्शन इंक्रीज करने में क्या होगा, पहले 1 लाख माल बनाता था, अब 1 लाख से ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। 90,000 बनाता था, 1 लाख बनाना शुरू कर देगा। ठीक है? 10,000 बनाता था, 15,000 बनाना, 12,000 बनाना शुरू कर देगा। ठीक है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना समझाना नहीं ना। ठीक। सप्लाई कम कैसे होती है? ये तो बढ़ने का बताया। ठीक, प्राइस कम होने से सप्लाई कम कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है सप्लाई कम? तो यही 3 रीज़न लिख दो उल्टा करके। प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन डिक्रीज कर देगा। ठीक है? सेलर अभी जिसने पुराना स्टॉक निकाला था बेचने के लिए, अब वो अपने माल को क्या कर लेगा, अपने माल को स्टॉक कर लेगा। समझ में आया? यहाँ तो सेलर क्या कर रहा है, जो स्टॉक कर रखा था उसे बेचने को निकाल रहा है, और यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज के अंदर जो स्टॉक जो माल पड़ा है बेचने का उसे भी क्या कर लेगा, स्टॉक कर लेगा। बोलेगा अब नहीं बेचो इस माल को। ठीक है? लास्ट, या नई फर्म एंटर होती है। ठीक है? वहाँ एग्जिस्टिंग फर्म क्या हो जाएगी, हाँ छोड़ देगी, लीव कर देगी, एग्जिट हो जाएगी, मार्केट एग्जिट कर देगी। यहाँ एंटर हो रहा है, वहाँ एग्जिट हो जाएगा फर्म का। ठीक है? तो देखो क्या लिखा है, प्रोड्यूसर विल कीप द गुड्स इन स्टॉक। प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स का स्टॉक कर लेगा।
दूसरे में प्रोड्यूसर डिक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम कर लेगा लॉस की वजह से, क्योंकि उसको प्राइस कम होने पे लॉस हो रहा है तो प्रोडक्शन ही कम कर देगा। और इनकम्पिटेंट फर्म, इनकम्पिटेंट फर्म मतलब जो फर्म नहीं चल पा रही वो मार्केट छोड़कर चली जाएगी, लीव द मार्केट, मार्केट छोड़ के चली जाएगी। बच्चों रीजन समझ में आया? बच्चों रीजन समझ में आया? हाँ मुंह से बोलो ना यस। पागल हो गए, येड़े हो गया सारे के साथ। अरे रीजन समझ में आया? ऐसे बोलो ना यार, मजा ही नहीं आता पढ़ाने में, आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारे मुंह से, क्या मतलब आया फिर? चलो क्या बात, और बहुत फिक्र है तेरे को। हाँ अभी दोस्तों के पास बिठा दो, उसको ही परेशान कर दे बोल बोल के। जब क्लास में आया तो मेला लग रहा था, तेरे को पता है ना? हाँ तब चल रहा था टेस्ट, मुझे समझा रहा है। आ जाओ, सप्लाई बढ़ने का तरीका, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे। कैसे बढ़ती है? रीजन क्या है सप्लाई बढ़ने का? रीजन सप्लाई बढ़ने का, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे, सेलर जिसने पुराना माल रख रखा था, नहीं बेचना चाह रहा था, अब वो भी बेचना शुरू कर दे। ठीक है, उल्टा करें इसका, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन डिक्रीज कर दे, सेलर जो माल बेचना चाह रहा था उसको स्टॉक करके रख ले। ठीक है, और लास्ट बच्चों, लास्ट यहाँ नई फर्म एंटर हो रही थी। ठीक है, वहाँ इनकम्पिटेंट फर्म जो है, जो कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रही, वो मार्केट छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका मीनिंग समझा दो। न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट का मतलब क्या होता है? जब भी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है और अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो नई नई फर्म मार्केट में एंटर हो जाती है। नई फर्म मार्केट में एंटर होने के दो मीनिंग है, दो। पहला मतलब, पहला मीनिंग बता रहा हूँ, सुन रहे हो सारे बच्चे, होश में हो? दो मीनिंग बताऊंगा, इससे दो ध्यान से सुनना। पहला मीनिंग, एक नई फर्म आ जाएगी और वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इसको सुनकर हमारे दिमाग में ये आता है कि सर एक नई फर्म आएगी, एक नई शॉप खुलेगी और वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगी, अपने दिमाग में ये आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर नई फर्म खुलेगी, बस वो प्राइस बढ़ गई उसके लिए खुल जाएगी, फिर बाद में प्राइस कम हो गई तो प्राइस बढ़ने से कोई नई फर्म खुलती है क्या? तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम सारे बच्चे वो जो कोरोना को देख कर आए हो, ठीक है, कोरोना काल को देख कर आए हो, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कोरोना। तो आओ मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ। तो न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट एक बार में ही समझ जाओ। पहले तो न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट का मीनिंग समझ लो। मान लो ग्रोसरी के आइटम बेच रहा हूँ, ग्रोसरी आइटम। मैंने देखा आइसक्रीम की प्राइस और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं किराने का सामान बेच रहा हूँ अभी, तो मैंने क्या किया, बाहर फ्रीज लगवा दिया और वहाँ पेप्सी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बेचना शुरू कर दिया, ये भी बेचने लग गया। ठीक है, तो इसे भी न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में एक नई फर्म भी एंटर हो गई। समझे? नई फर्म एंटर होने का मतलब तुम अभी क्या समझ रहे हो कि नया फर्म का खुलना, बस सिर्फ ये मतलब नहीं होता, एक मीनिंग नहीं होता इसका। दूसरा मीनिंग क्या है, जो किराने का सामान बेचा था वो भी कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू कर दिया उसने भी, तो न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट हुआ नहीं हुआ? हुआ ना भाई। कोल्ड ड्रिंक के केस में सपोज करो मार्केट में 8 फर्म है, कितनी? 8। एक किराने का आइटम बेच रहा है, ग्रोसरी आइटम बेच रहा है, उसने भी क्या कर दिया, बाहर फ्रीज लगवा दिया, वो भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह बेच रहा है। ठीक है, अपनी शॉप में उसने एक फ्रीज रखवा दिया और एक वो कोल्ड ड्रिंक का आता है ना मस्त कांच वाला, है ना, हाँ वो भी फ्रीज रखवा दिया उसने बाहर। ये लो, ये कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहा है, आइसक्रीम वगैरह भी बेच रहा है। तो अभी तक 8 फर्म थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। ठीक है, ये भी आ गए भाई साहब कोल्ड ड्रिंक की मार्केट में, तो कितनी फर्म हो गई अब? 9। तो न्यू फर्म एंटर होने का मतलब समझ गए? ठीक, अब आओ कोरोना के टाइम पे चलते। बच्चों ये जो मास्क वगैरह हुआ करते 5-5, 4-4 रुपए के, कोरोना के टाइम पे ये चलते थे 50-60 रुपए के। ठीक है, सैनिटाइज़र आसमान छू रहा था बच्चों, मस्त हवा में फ्लाई कर रहे थे सारे ये मास्क कोरोना के अंदर, और ये अपना सैनिटाइज़र बहुत हैवी रेट पे चल रहे थे। तब तुम्हें पता हो चाहे ना हो, कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप, ठीक है, किराने वाले, ये वो सब ने मास्क लटका रखे थे। जनरली मिलते हैं मास्क मेडिकल स्टोर पर, है ना, इन लोगों ने भी लटका दिए थे मस्त शानदार डिज़ाइन के, अच्छे अच्छे बना कर। ठीक, और तो और सब्ज़ी वालों के जो ठेले हुआ करते थे ना, वो लोग भी मास्क रखते थे अपने साथ बेचने के लिए, तो उन लोगों ने भी ये शुरू कर दिया। अब जिस स्टोर पे जाओ वहाँ पर मास्क लटके पड़े। ठीक है, हो गई एंटर फॉर मार्केट में। करना ही क्या है,
कपड़े वगैरह कुछ पड़े हो उसका मास्क बना दो, कई लोग मास्क बनाना शुरू कर दिए, वो 20 में देते, ये लोग 50 में बेचते, ये भी कमा रहे, बनाने वाले बेचने वाले भी कमा रहे। मास्क की कीमत ही क्या होती है, 4-5 रुपये का मास्क आ जाता है, ठीक है, और ये लोग बेचे 50-50, 60-60, 70-70 रुपये में मास्क। फिर ये कोरोना का नोटंकी थोड़ा कम हुआ, धीरे धीरे कम होता गया, मास्क और सैनिटाइजर वापस अपनी औकात में आते गए, लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। अब देखना प्राइस जाके पूछना एक बार मास्क की प्राइस की, अब पूछना, और कोरोना के टाइम पे शायद तुम्हें पता ही हो, शायद और ना हो तो तुम्हारे घर वालों को तो 100% पता होगी। पूछना तुम्हारे घर वालों से एक बार, ये मास्क अपन कितने का लाते थे, ऐसी हालत थी। अब जाके पूछना, और अब देखना तुम्हें कहाँ मिलेगा, मैं वापस मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जिसके पास स्टॉक होगा, उन्होंने लटका रखा होगा ऐसे ही, तो लटका पड़ा ही होगा उसके पास, जहाँ पर रखा होगा वहाँ रखा ही होगा, ऐसे कैसे, बस। बाकी अब रोल ख़त्म। और बताता हूँ, कई बड़े ये मॉल वगैरह वालों ने तो क्या किया था, बोला था मास्क से एंट्री होगी बड़ी सिटीज़ के अंदर, ठीक है, तो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मास्क खरीद के एंटर होना है अंदर, तो वहाँ बेचना शुरू कर दिया, नया धंधा बना दिया, तो वहाँ बेचना शुरू हो गया, ठीक है, वहाँ बिक रहे मास्क, तो जो देखो वही मास्क बेच रहा, जो देखो वही सैनिटाइजर बेच रहा, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यू फर्म्स एंटर इनटू द मार्केट। अभी समझ में आया न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट का मतलब क्या होता है, क्यों एंटर हुई है, क्योंकि मास्क की प्राइस 40-50 रुपया थी, वो 2-2, 3-3, 5-5 रुपये वाले मास्क की प्राइस 40-50 थी, इसलिए एंटर हुए, ठीक है। घर पे बना के देखना, पता पड़ जाए कॉस्ट क्या आती है। कोई सा भी कपड़ा जो यूज़ में ना आ रहा हो उसको लो, डिज़ाइन का कट करो, सिलाई विलाई लगा दो थोड़ी सी, और वो इलास्टिक लगा दो, बस बन गया मास्क, ठीक है। 3 या 4 रुपये या मैक्स टू मैक्स 5 रुपये की कॉस्ट मान लो, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये तो इतनी कॉस्ट मान लो, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, डिज़ाइन की कटिंग करके जोड़ देना है बस कपड़े को, ठीक है। तो इसे 40-50 में बेच रहे हो, तुम समझो कितना कमा रहे हो। इसीलिए जब प्राइस बढ़ी तो नई फर्म मार्केट में एंटर हो गई, अब वापस ये मास्क वगैरह अपनी औकात में आए, प्राइस डाउन हो गई बिल्कुल, सारी फर्म मार्केट छोड़कर चली गई। फर्म का मार्केट छोड़ के जाने का मतलब शॉप का बंद होकर चला जाना नहीं कह रहा हूँ, और जो भी लोगों ने अपनी दुकान में मास्क रखे थे ना, किराने वालों ने, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह वालों ने, उन्होंने सबने रखना बंद कर दिया। इसे बोलते हैं इनकम्पिटेंट फर्म लीव द मार्केट। समझ में आया, ठीक है। मार्केट में एंटर होना, एग्जिट होना समझ में आया अभी क्या होता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में मार्केट में एंटर होने का मतलब एक ही आता है कि नई फर्म खुल गई, ठीक है, और प्राइस कम होने पे वापस चली गई बंद करके। अरे ऐसा थोड़ी मस्ती चल रही है, नई फर्म खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, ठीक है। अभी समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, वो भी न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट। कहता हूँ 2 चीज़ होती है, एक नया फर्म एंटर रियल में भी होता है, एक नई फर्म ही खुली उसको प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और न्यू फर्म का एक और मीनिंग होता है कि जो लोग पहले किसी प्रोडक्ट एक्स, मान लो प्रोडक्ट एक्स है, तो जो लोग प्रोडक्ट एक्स नहीं बेच रहे वो वाई और जेड बेचते, उन्होंने भी एक्स बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे कि एक्स के मार्केट में एक नई फर्म एंटर हो गई। अभी यह बात समझ में आई, ठीक है। चलो बच्चों मेरी बात सुनो, एक पर्सन कपड़े की दुकान है उसने क्या किया, अपने शॉप में एक सेक्शन बनाया, ठीक है, वहाँ पर शूज़ बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। मेंस वेयर की दुकान है और पास में मेंस के शूज़ बेचना शुरू कर दिए एक सेक्शन बनाकर। तो क्या न्यू फॉर्म एंटर इनटू द मार्केट बोलेंगे शूज़ की मार्केट में या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। शूज़ के मार्केट में क्या बोलेंगे? न्यू फॉर्म एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है, क्योंकि पहले वो फॉर्म नहीं थी। अब ये अपन ने रीज़न पढ़े 3, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा, नई फर्म मार्केट में आ जाएगी, सेलर पुराना स्टॉक निकाल देगा, इसका उल्टा। अब अपन पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। याद है डिमांड में पढ़े थे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई पहला, ठीक है। इसका एक और नाम है मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, और एक होता है चेंज इन सप्लाई, इसका दूसरा नाम है शिफ्ट इन। सारे बच्चे डिमांड का टेस्ट लेकर आए तो ताज़ा ताज़ा होगा बिल्कुल, है ना।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, या शिफ्ट इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, है ना। देखो बच्चों, हमने देखा सप्लाई को कई चीज़ चेंज करती है, जैसे प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने सप्लाई, टेक्नोलॉजी के सुधरने से सप्लाई, बिगड़ने से, आउटडेटेड होने से कम होती है, नई फर्म खुलने से, पुरानी फर्म जाने से कम होती है। तो कई चीज़ सप्लाई को कम ज़्यादा कर रही है, चेंज कर रही है, मतलब चेंज कर रही है सप्लाई को, ठीक है। अब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आए, अगर सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आए, किसकी वजह से आए? प्राइस की वजह से। तो अगर सप्लाई में चेंज आने का रीज़न प्राइस हो, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, तो उसे अपन कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस सप्लाई को चेंज करे तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये चेंज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? दो सेम है, बिल्कुल सेम, जो डिमांड में पड़े हो, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन का रीज़न प्राइस के बढ़ने से सप्लाई का बढ़ना, और प्राइस के कम होने से सप्लाई का कम होना, या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर चेंज आता है, यहाँ पर शिफ्ट में मूवमेंट, अगर अपन देखें शिफ्ट कर्व के अंदर मूवमेंट देखें, कर्व के अंदर, तो यहाँ पर हमें मूवमेंट दिखेगा, डिमांड में डाउनवर्ड होता है बच्चों, यहाँ अपवर्ड, इसमें अपवर्ड होता है, यहाँ पर डाउनवर्ड। आओ चेक कर लेते हैं, क्या चेक करें, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? एक्सटेंशन चेक करें। चलो बच्चों, ये सप्लाई कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये हमेशा तुम्हें एक बात तो पता ही है, दिमाग में तुम्हारे फिट हो ही चुकी है, यहाँ पर हमेशा वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस होती है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी, वहाँ डिमांड होती थी, सप्लाई बढ़ रही है, तो यहाँ क्वांटिटी, हमेशा क्वांटिटी सप्लाई ही होगी। बच्चों, अगर यहाँ पर सप्लाई एक्स की है, प्रोडक्ट एक्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन प्रोडक्ट एक्स के सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बच्चों, मेरी बात सुनो, यहाँ किसकी प्राइस की बात कर रहे होंगे? एक्स की। दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं कर रहे? कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। अगर सप्लाई एक्स की लोगे तो यहाँ प्राइस भी एक्स ही की आएगी, 100%। समझ गए बात? एक्स की प्राइस ही आएगी हमेशा। तो देखो बच्चों, अगर प्राइस ये है और सप्लाई ये है, ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, तो आप प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं। ये बढ़ा दी, ये P1, ये सप्लाई बढ़ के हो गई Q1। पहले हम यहाँ थे A, अब हम यहाँ आ गए B, आ गए। इसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, और इसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। समझ गए अभी? डाउनवर्ड सीख लो खुद ही, कुछ भी नहीं है, प्राइस को कम कर देना, ये सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो तुम ऐसे ही यहाँ बी पे आ जाओ, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो। हाँ, मैं बोलता थी, मैंने कहा नहीं बोलूँ यार, देखा ना, बोला थोड़ी कुछ। अपवर्ड डाउनवर्ड समझ गए क्या होता है? ठीक है। अगर सप्लाई को प्राइस बदले तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बच्चों, प्राइस में चेंज आने, सप्लाई में जो चेंज आता है ना, वो टेम्परेरी नेचर का चेंज होता है, ठीक है। सप्लाई बढ़ क्यों रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ी थी, वो तो प्राइस वापस अपने लेवल पे आ जाएगी, सप्लाई भी वापस अपने कम होकर अपने लेवल पे आ जाएगी। कभी प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मास्क की कोरोना के टाइम में जो सप्लाई बढ़ी थी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो मास्क की सप्लाई कोरोना के पहले 1000 यूनिट थी, तो कोरोना के टाइम पे मास्क की सप्लाई 10,000 यूनिट थी।
मतलब मार्केट में कितने मास्क अवेलेबल थे? 10,000 अवेलेबल। सप्लाई का मतलब अवेलेबल होता है कि शॉप पे कितने अवेलेबल थे। समझ गए मेरी बात? कोरोना के पहले मास्क की सप्लाई 1,000 थी, तो कोरोना के टाइम पर कितनी थी? मार्केट में 10,000 थी। ठीक है, वो सिर्फ प्राइस के लिए हुई क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। वापस प्राइस अपने लेवल पे आई, मास्क की प्राइस वापस, सप्लाई भी अपने लेवल पे आ गई। ठीक है, क्या परमानेंट सप्लाई है क्या मास्क की 10,000 मार्केट में? नहीं, 10,000 सप्लाई है ही नहीं मार्केट में मास्क की। ठीक है, जो पहले थी अभी भी वही है। इसीलिए वो जो सप्लाई में चेंज आया था ना, वो सप्लाई में चेंज नहीं आया था, वो सप्लाई की सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आया था। हल्का सा थोड़ा चेंज आया क्वांटिटी में, थोड़े टाइम के लिए, वापस क्वांटिटी वही हो गई। फिर कभी मार्केट में प्राइस कम हो जाती है तो हम सप्लाई की क्वांटिटी कम कर देते, फिर बढ़ा देते। सप्लाई नहीं बदलती। बच्चों यहाँ देखो क्या होता है, अगर मान लो प्रोड्यूसर, सुन रहे हो सारे बच्चे, अगर मान लो प्रोड्यूसर 2,000 यूनिट बना रहा है, 2,000, और टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, सुना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब 2,000 की जगह नई टेक्नोलॉजी से 3,000 बना पाता है कम कॉस्ट में। सुना, पहले 2,000 बना रहा था, नई टेक्नोलॉजी लाया, अब 2 से कितना बना पा रहा है? 3, कम कॉस्ट में। ठीक है, ये परमानेंट नेचर का चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर सप्लाई ही बदल गई, चेंज इन सप्लाई, सप्लाई ही बदल गई। ठीक, गोपाल 10,000 कमाता था, 9,500 का घर का राशन डला के 500 रुपया बचता था, 500 रुपये के 5 किलो फ्रूट लाता था। ठीक है, कभी 5 किलो से ज़्यादा और कम लेकर आता था, कम होता था। जब सस्ते हो जाते थे तो 5 किलो से ज़्यादा ले आता था, जब महंगे हो जाते तो कम ले आता था, मगर उसकी डिमांड कितनी थी? 5 किलो ही थी। वो तो सिर्फ कम ज़्यादा हो रही थी प्राइस की वजह से। अब गोपाल कमाता है 20,000, 9.5 का राशन लाता है ना, 10,500 बचते। अब गोपाल 10 किलो फ्रूट लेकर आता है, 5 किलो नहीं, कितना भाड़ में जाए प्राइस, कम हो चाहे ज़्यादा हो, गोपाल को कोई कमी नहीं है पैसों की। ठीक है, 10 किलो फ्रूट लेकर आता है गोपाल, लाया, क्या बदल गई? गोपाल की डिमांड ही बदल गई। बच्चों, जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, पैसा आना शुरू होता है, तो हमारी डिमांड ही बदल जाती है। अब हम ये डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं, पहले नहीं किया करते थे। अब हर संडे को घूमने जाएंगे, हर मूवी सिनेमा में ही देखेंगे, क्यों? पहले तो नहीं देखते थे भाई, पैसा इतना है, हर शौक पूरा कर सकते हैं, हर मूवी सिनेमा में देखेंगे। ठीक है, हर 2-3 महीने बाद घूमने जाना है कहीं पे भी, क्यों? पैसा इतना है। पहले साल में भी सोचते थे घूमने जाने के लिए, पैसा जमा करते तब जाके घूमने जाया करते। अब पैसा खूब आ गया, अमीर हो गए, तो अमीर होने में क्या होता है? डिमांड ही बदल जाती है। समझ रहे हो ना? और पहले तो क्या होता था, डिमांड वही रहती थी, मगर प्राइस में कम ज़्यादा होने की वजह से हम भी थोड़ा कम ज़्यादा कर लिया करते थे उसको। ठीक है, और अब हमने अपनी डिमांड को ही बढ़ा दिया, क्योंकि हमें अब पैसे की टेंशन, हमें प्राइस की टेंशन नहीं है। कौन सा समझ में आ रहा है? जब प्राइस की टेंशन ही खत्म हो जाए कि भाई प्राइस की टेंशन नहीं है, तो हम अपनी डिमांड ही क्या करते? बढ़ा देते। उसे इंक्रीज इन डिमांड बोलते, एक्सटेंशन इन डिमांड नहीं बोलते। तो अभी समझ गए कौन सा चेंज टेम्परेरी नेचर का है इन दोनों में से? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या चेंज इन सप्लाई? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये सिर्फ टेम्परेरी नेचर का है। वो तो अभी प्राइस बढ़ी है इसलिए मास्क ज़्यादा बिक रहे हैं। अभी मास्क की प्राइस वापस कम होगी, नॉर्मल लेवल पे आएगी, तो मास्क वापस बिकना खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे मार्केट से। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, टेम्परेरी नेचर का चेंज। और यहाँ पर सप्लाई ही बदल गई। कैसे बदल गई? एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। मार्केट में 9 फर्म है, हर एक फर्म पे ये सारे फर्म शूज़ बेचती। ठीक है, हर एक फर्म पे 1,000 जोड़ी जूते। ठीक है, तो मार्केट में शूज़ की सप्लाई कितनी है? मार्केट में 9 दुकान है, 9 दुकान शॉप, हर एक दुकान पे 1,000 जोड़ी जूते हैं। तो जूते की सप्लाई कितनी है मार्केट में? 9,000। अब एक नई फर्म खुल गई, वो भी 1,000 जोड़ी रख रही है, बढ़ गई ना सप्लाई। उसे इंक्रीज, चेंज इन सप्लाई बोलते, चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई नहीं बोलते, सप्लाई ही बदल गई। अब सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई? 10,000, वही रहेगी अब 10,000। ठीक है, आएगा समझ में? ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये हटा दो डायग्राम। इसका रीजन क्या है बताओ बच्चों? चेंज इन फैक्टर अदर देन जैसे तुम्हारी हालत है ना,
मुझे लगता है कि तुम डिमांड अच्छे से पढ़ के आए होंगे, वो तो गलती से मैंने तुम्हें पेपर ही सिंपल दे दिया, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। नहीं था सिंपल, फिर तो कुछ भी पढ़ के नहीं आए होंगे। उससे सिंपल पेपर ही क्या लोगे तुम। यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर दो तरह के चेंज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चेंज, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर होता है इंक्रीज और डिक्रीज। सेम यही डायग्राम बना के बताया था डिमांड के अंदर, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इंक्रीज में क्या होता है, कौन सा मोमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट, मोमेंट नहीं होता है, शिफ्ट ही हो जाता है, शिफ्ट। और यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हम देखते हैं मार्केट में हर थोड़े टाइम में नई नई शॉपें खुलती रहती है, ठीक है। कभी ये शॉप खुली, कभी ये शॉप हुई, कभी इसका इनॉग्रेशन चल रहा है, कभी उसका इनॉग्रेशन चल रहा है। ये शॉप खुलती रहेगी ना तो प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती रहेगी, इंक्रीज इन सप्लाई होगा वो, ठीक है। प्राइस बढ़ने पर किसी ने अपने शॉप में स्टॉक बढ़ा दिया, ठीक, उसका सप्लाई का इंक्रीज होना नहीं बोलते, उसका तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते। सुन लिया तुम लोगों ने। प्राइस बढ़ने पर किसी ने अपनी शॉप में माल बढ़ा दिया या प्रोड्यूसर ज़्यादा बना रहा है, प्राइस बढ़ने पर उसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते, ठीक है। लेकिन मार्केट में शॉप ही नई नई खुलती जा रही है या टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जो ज़्यादा माल बना पा रही है, तो उसे बोलेंगे अपन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। एक्सटेंशन इंक्रीज में फर्क समझ में आता है ना, पक्का, ठीक है। ये टेम्परेरी नेचर का है, परमानेंट नेचर का होता है जनरली। परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार शॉप आ गई तो कोई भी दूसरी शॉप जाएगी नहीं मार्केट से, ठीक है, वो चली जाएगी, मगर जनरली कैसा नेचर का होता है, ये परमानेंट नेचर होता है, ठीक है। ये लंबे टाइम तक चलता है, ये एक बार जो इंक्रीज हो जाए सप्लाई इंक्रीज, तो ये लंबे टाइम तक चलता है। याद रखना बच्चों, अगर फैशन बदलने से डिमांड बदली है, जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो ना मार्केट में, उसका फैशन चल रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट का, ठीक है, तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाएगा, इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। फैशन की वजह से चेंज आया, प्राइस की वजह से नहीं आया, ठीक है। समझना, तुम्हारे प्रोडक्ट का मार्केट में फैशन चल गया, ठीक है, लोग बस तुम्हारा ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो किसकी वजह से नहीं आया चेंज, प्राइस की वजह से नहीं आया। प्राइस की वजह से आने वाले चेंज को ही एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब जब भी चेंज की बात आए तो ये देखना कौन उसे चेंज कर रहा है, डिमांड को और सप्लाई को चेंज कौन कर रहा है, प्राइस या कोई और फैक्टर। प्राइस करे तभी ये वर्ड यूज करना, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, बस। प्राइस चेंज ना करे, कोई और फैक्टर चेंज करे, तो कभी भी ये वर्ड यूज मत करना। फिर कौन से वर्ड यूज करने, इंक्रीज और डिक्रीज। आई बात समझ में, पक्का, ठीक है। अब राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ क्या होती है, प्राइस होती है। अब ये अपना सप्लाई कर रहे हैं, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक। अब प्राइस में चेंज ना आए, प्राइस में चेंज ना आए मगर सप्लाई बढ़ जाए। प्राइस में चेंज नहीं आया मगर सप्लाई बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, नई फर्म आ गई होगी मार्केट में, टेक्नोलॉजी बदल गई होगी, ठीक है, तो ये सप्लाई बढ़ गई थी, बढ़ गई, तो ये बन गया है नया कर, ये नया कर बन गया। पहले ये था S, अब हो गया S1। प्राइस पहले P थी, अभी भी P है, ठीक है। सप्लाई पहले Q थी, अब सप्लाई बढ़ के क्या हो गई, Q1। इधर देखना बच्चों, इधर पहले हम यहाँ पर थे A पर, अब हम कहाँ पहुँच गए, कौन सी जगह गए, राइट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज होना, समझते हो राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब दूसरा सुन लो, ये आ रहा है कि वीडियो में पूरा नहीं आ रहा, आवाज आएगा। चल
अब आते हैं दूसरे पे। ये अपनी सप्लाई, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये पी, ये क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई यही है, यही जो जहाँ पर थी ना वहीं पे, तो प्राइस कम हो गया, P1 हो गई, मगर सप्लाई जहाँ पर थी वहीं पे। ठीक है, अब कर्व बनाते हैं अपन। ठीक, हम पहले यहाँ थे, अब यहाँ आ गए। अपवर्ड डाउनवर्ड मत खेलना इसके साथ, पहले सुन लो मेरी बात जो बता रहा हूँ। सप्लाई कर पहले यहाँ था, यहाँ इस तरफ, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। ऐसे ही करूँ ना, ठीक है, ऐसे ही रखूँगा ना हाथ, कैसे रखूँगा, ये सही है ना। अब ये हेड कौन सा है अपना, राइट, तो कर्व किस तरफ जा रहा है, ऐसा मत बोलना डाउनवर्ड जा रहा है, देखो नीचे आ गए ना ऐसे बी पे, ऐसा मत बोलना। कर्व का देखना मूवमेंट, कर्व का शिफ्ट देखना, शिफ्ट मूवमेंट नहीं, यहाँ पर शिफ्ट देखा जाता है। कर्व कहाँ पर शिफ्ट हुआ, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, पहले कर्व यहाँ था, अब इस तरफ शिफ्ट हुआ, इस तरफ, ये राइटवर्ड होता है। ऐसे मत बोलना ये राइटवर्ड नहीं होता सर, ये डाउनवर्ड होता है, देखो तो सही, कहाँ से राइटवर्ड होता है, क्या पढ़ रहे हो हमें उल्टा सीधा, ये डाउनवर्ड है ये, ऐसे मत देखो बच्चों। कर्व शिफ्ट कभी डाउनवर्ड नहीं होता है, कर्व में मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड आते हैं बस, शिफ्ट तो दो ही है बस, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, कोई सा भी कर्व हो, कभी जिंदगी में डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। लिखकर भी बता देना गलती से डाउनवर्ड शिफ्ट, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। एक ही कर्व बना हुआ हो ना, एक ही कर्व, जैसे ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, अभी प्राइस बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ी, तो हम यहाँ पर ए पर थे, हम अब हम बी पर आ गए, तो यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड आएगा, समझे। शिफ्ट के अंदर कभी अपवर्ड डाउनवर्ड जिंदगी में नहीं आते, जिंदगी में नहीं आते, सिर्फ या तो राइटवर्ड आएगा या लेफ्टवर्ड आएगा। तो कभी गलती से भी ऐसा बोलना ये भाई साहब गिर गए नीचे, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट होता है, शिफ्ट कभी डाउनवर्ड नहीं होता, समझे बात। तो ये देखो पहले कर्व इस जगह पे था, अब यहाँ से कर्व यहाँ आ गया, ये नया कर्व, ठीक है। इसको ऐसे सीधा करके देखोगे ना, ऐसे सीधा करके, तो तुम्हें इस साइड जाते हुए मिलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, इसलिए कभी भी डाउनवर्ड मत लिख देना। अब देखो बच्चों, प्राइस सेम रहे, प्राइस में कोई फर्क ना है, प्राइस में फर्क ना है। मान लो नई फर्म आ गई होगी मार्केट में, तो नई फर्म आने से सप्लाई बढ़े, नई फर्म आने से सप्लाई बढ़े, उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, समझ गए। प्राइस वही है मगर सप्लाई बढ़ी। देखो सप्लाई बढ़ने का रीजन क्या है, चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आए उसकी वजह से सप्लाई बढ़े, यानी कि प्राइस तो वही रहे और सप्लाई बढ़ जाए, इसे इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइस कम होने पे सप्लाई वहीं पे रहे, जहाँ पर थी वही रहे, इसलिए क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। अब ये तो वही डिमांड वाली बात आ गई, डिमांड में था ना, प्राइस बढ़ने पे डिमांड वही रहे, उसे भी इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। सप्लाई में बोलते हैं प्राइस कम होने पे सप्लाई वही रहे, इसे भी क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। बच्चों ये वाला ध्यान से समझ लेना बस, इसे इंक्रीज क्यों बोलते हैं। क्या यहाँ सप्लाई बढ़ रही है, क्या तुम्हें बढ़ते हुए दिख रही है क्या सप्लाई, यहाँ पर ये देखो सप्लाई क्यू पे है, बढ़ते हुए दिख रही है क्या, नहीं, तो फिर इंक्रीज क्यों बोला। अरे प्राइस कम होने पर सप्लाई को भी क्या होना बनता था, कम होना बनता था, कम ना होकर भी वही रहे, कम ना होकर भी वही रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। आई बात समझ में, पक्का। बच्चों मिस्टर एक्स 8 घंटे के लिए ऑफिस जाता था, सुना तुम लोगों ने, 8 घंटे के लिए ऑफिस जाता था और मिस्टर एक्स को मिलते थे 10,000 रुपये। कितने मिलते थे, 10,000 रुपये। सुन लिया तुमने, समझे बच्चों ने, मिस्टर एक्स 8 घंटे के लिए ऑफिस जाता है, उसको 10,000 रुपये मिलते, ठीक। अब बॉस ने मिस्टर एक्स का वर्कलोड बढ़ा दिया, वर्कलोड 2-3 काम और दे दिए, ठीक है। मिस्टर एक्स को अभी भी 10,000 ही मिल रहे, तो क्या मिस्टर एक्स की सैलरी बढ़ी, कम हुई या वहीं पे है, कम हुई ना,
सर वहीं पे कम का हुई, 10,000 जो मिल रहे थे वही मिल रहे हैं। अरे भाई काम ज़्यादा करने पर, काम ज़्यादा देने पर उसकी सैलरी को बढ़ना चाहिए था, बढ़ के भी वही बढ़ना चाहिए ना सैलरी, ठीक है। बढ़ने के टाइम में भी सैलरी वही रहे, कम पे ही रहे, 10 पे ही रहे, तो उसे भी कम होना बोलते। रियल में तो कम नहीं हुई। देखो मिस्टर एक्स ने बॉस के पास जाके बोला बॉस आप मुझे कम दे रहे हो, तो बॉस ने बताया क्या बोला मिस्टर एक्स से, अच्छा हर बार 10,000 देता था, तू ये नहीं बोलता था कम दे रहे हो, आज क्यों बोल रहे हैं कम दे रहे हो, क्या दे रहा हूँ कम, 10 ही तो दे रहा हूँ। तो मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, सर आपने मेरा काम बढ़ा दिया है, और काम बढ़ने पे सैलरी बढ़नी चाहिए। आपने मेरा 2 घंटे का वर्कलोड बढ़ा दिया, तो काम बढ़ा रहे हो तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए। ना बढ़ा के आप मुझे वही दे रहे हो, ना बढ़ा के वही दे रहे हो, इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझे सैलरी कम दे रहे हो, जबकि कम नहीं दे रहा, पहले भी 10 देता था, अभी भी 10 दे रहे हो। समझ में आया कम क्यों बोला, ठीक है। और अगर मिस्टर एक्स का काम कम कर देंगे 2-3 घंटे का, बहुत ही काम कम कर दिया, सैलरी 10 ही है, बढ़ गई ना सैलरी, ठीक है। देखना बच्चों बहुत सी बार आ जाए ऑफिस में जाके, वो एम्प्लॉय बॉस से पता है क्या बोलता है, मान लो किसी को एम्प्लॉय को 40 मिल रहे हैं, वो बॉस से जाके बोलता है सर आप सैलरी बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, 40 से 45 कर दो मेरी सैलरी। उसने कहा सैलरी तो नहीं बढ़ेगी। देखो सर या तो आप सैलरी बढ़ा दो या मेरा वर्कलोड कम कर दो, ठीक है। 40 में तो नहीं करूँ काम, क्या बोला, या तो सैलरी बढ़ा दो या वर्कलोड कम कर दो। देखो काम करना भी, काम कम करना भी, वो क्या मान रहा है, सैलरी का बढ़ना, यही मान रहा है ना, तभी तो उसने कहा मैं रुक जाऊंगा, या तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दो या मेरे काम को कम कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुना, अब सुनना ध्यान सारे बच्चे, प्राइस के कम होने पर सप्लाई को क्या होना बनता है, कम होना बनता है। कम ना होकर भी वही रहे, इसे इंक्रीज बोलते। आई बात समझ में, इंक्रीज क्यों है, ठीक है। अब डिमांड की डेफिनेशन कॉपी करता हूँ यहाँ पर, व्हेन बच्चों, व्हेन ध्यान से सुनो, व्हेन मोर क्वांटिटी, व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस अदर, व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस इज सप्लाइड, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई दोबारा वापस, व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, when due to change in factor other than price more quantity at a same price or same quantity at a lower price is supplied, it is called increase in supply। प्यारे मोहन बोल के सुनाएंगे, नहीं, हाँ सुना, सब लिखा हुआ है, टेंशन ही नहीं है, बोर्ड पे ये सब तेरे सामने। हाँ ये बच्चा वो है जो बोल नहीं रहा है, शांति से मुंह बंद करके बैठा है, ठीक है। अब जो बोल रहे हैं उससे सुनते हैं। हाँ बेटा पीछे लड़की तू सुना, वेरी गुड। इंक्रीज सप्लाई, सिंबल। वो बोल रही है तू बोल नहीं पा रहा, कुछ तो फर्क होगा, है वो इंटेलिजेंट है, महाज्ञानी है ना, ऐसा। अपन डफर है बिल्कुल नहीं ना, नहीं है ना अपन डफर, अपन भी तो स्टेटस रखते हैं कुछ अपना, रखते हैं ना, अपन किससे कम है क्या, फिर तू बता क्यों रहा है मैं कम हूँ, बताना डेफिनेशन। तू बोल ही नहीं रहा कब से, बोलेगा तो याद हो जाएगी ना, और किससे सुनवाऊँ, नहीं, ठीक है। तो अब बोलेगा, हाँ याद करना है अपन को बेटा। चलो समझ में आ गया क्या है बच्चों, व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस इज डिमांडेड, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, सॉरी सप्लाई मैं भूल गया, वापस आता हूँ। अब डिक्रीज की सुनाऊँ तो सारी लाइनें उल्टी कर दूंगा, अरे कुछ भी उल्टा नहीं करना, 2 वर्ड उल्टा करूंगा बस। मोर क्वांटिटी को पहले लेस क्वांटिटी बोलूंगा, लोअर को हायर प्राइस बोलूंगा, इतना सा चेंज करूंगा, बाकी सब सेम बोलूंगा, देखना भी। व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस इज सप्लाइड, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड मत बोल देना, डिमांड चढ़ा हुआ है अपने मुंह में, हो गया। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज के कर्व है, ठीक है, ऐसे बनते हैं इंक्रीज के कर्व।
एक बार ट्राई करना डिक्रीज के कर्व बनाने की, ठीक है? बना भी लिया, ठीक। एक बार घर पे जाके डिक्रीज के कर्व बनाने की ट्राई करना। 2 कर्व तुम्हें बनाने डिक्रीज के, और इंक्रीज के अगर तुम्हें मैं वो बना के दिखाऊं, टेबल बना के दिखाऊं, तो ऐसे बनाऊंगा इंक्रीज की टेबल। यहाँ लिखेंगे प्राइस और यहाँ लिखेंगे सप्लाई, प्राइस सप्लाई। बच्चे एस लिखो चाहे क्यू लिखो एक ही बात है, एस लिखो चाहे क्यू लिखो, क्वांटिटी सप्लाई एक ही बात है। अगर प्राइस 10 रुपया है और सप्लाई 100 है तो प्राइस को क्या लिखो, अब प्राइस को चेंज नहीं करना और सप्लाई को बढ़ा देना है, तो कितनी लिखूँ? 120 लिख दो, 130 लिख दो, तुम्हारे हिसाब से। 5-6 हज़ार लिख कर मत आ जाना, मस्ती चल रही हो तुम्हें, ठीक है? आ जाओ। ये इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज ही है, क्योंकि कर्व अगर 2 है तो टेबल भी फिर 2 ही बनेगी। दूसरी वाली टेबल ऐसे बनती है, प्राइस सप्लाई, प्राइस 10 और ये पहले तो ये लिख दो 10 और 100, खत्म करो, लिख दिया। 8 और 100, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई वही है, 8 और 100। इंक्रीज का बना रहा हूँ मैं 2, ये इंक्रीज की 2 टेबल है। वापिस देखना भी ध्यान से, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस, सही है? इंक्रीज है ना ये, तो ये 2 डायग्राम इंक्रीज के, कारपेंटर बन जाएगा बेटा। अच्छा चलो आ जाओ, ये सीख गए? कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं आया समझ में? ये इंक्रीज की टेबल से समझा दिया, ये इंक्रीज कर बना के समझा दिया, और डेफिनेशन तो अपन बोल ही रहे अभी, ठीक है? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, 4 चीज़ होती है। ये बड़ा सिंपल है, सीधे साधे भोले वाले लोग, और ये तूफानी लोग, है ना? तुम लोग पेज नंबर 46 पूरा रीड करके आना, पूरा क्या, ये आधा, इतना सा आधा, और 47 ये पूरा रीड करके आना। पूरा सिर्फ रीड करने का काम कर रहा हूँ, रीड करने का बस, और कुछ भी नहीं लिखने लिखना, कुछ भी नहीं, खाली बस लाइन पढ़ते रहना। पढ़ते पढ़ते बस ये देखना है समझ में आ रही है नहीं आ रही, बस जो भी लाइन समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछना है कल आके, ठीक है? हाँ आज अपलोड, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, आपका बाय।